हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो अपना कृषि रसायन विज्ञान वाला जो पोर्शन है क्लास 12th के लिए उसके ब्लू प्रिंट के बारे में आज देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स अपने कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास को शेयर करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे आपके प्रवेश पत्र की योजना 2025-26 है। आपको पता होगा कि आपने टोटल जो आपका मैं बात करूं पेपर है वो 100 अंक का होता है। उसमें से 56 और 44 दो भागों में इसको बांटा होता है। जो 56 होता है वो आपका थ्योरी का जो पेपर होता है वो होता है। 44 वगैरह 44 है तो इस 44 को दो भागों में मार देते हैं, 30 और 14 के अंदर। ठीक है, 30 आपके प्रैक्टिकल के होंगे और 14 आपके जो उपस्थिति आपके अनुशासन वगैरह के आपके अटेंडेंस वगैरह हो गई, तो उसके मिलाकर 14 अंक होते हैं। टोटल आपके कितने हो गए? 100 हो गए। मैं बात करूँ आपके उद्देश्य हेतु अंक बार आपका टोटल जो 3.25 घंटे आपको टाइम मिलेगा, सारी चीजें आप लोगों को पता है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके जो ज्ञान बोध है, ज्ञान है, उसका जो अंक बार रहेगा वो 16.5 रहेगा। इसके अलावा अवबोध का 17। इसके अलावा जो आपको ज्ञानोपयोग है उसके 11। और मैं बात करूँ कौशल के 6। और मैं बात करूँ विश्लेषण है 5.5। और टोटल आपके कितना रहेंगे? 56 रहेंगे। अब करते हैं हम विस्तृत चर्चा की किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें बहु विकलात्मक जो क्वेश्चन है, अर्थात आपके जो एबीसीडी वाले जो क्वेश्चन है, ये टोटल पर्सन क्वेश्चन तो आएंगे आपके 18। कितने? 18 क्वेश्चन आएंगे। एक अंक आपके एक क्वेश्चन है आपके आधा अंक करेगा। कितने करेगा? 0.5 या 1/2 जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है, आधे अंक का रहने वाला है। तो 18 को हम आधे से गुणा करेंगे तो कितने होंगे? टोटल 9। 9 अंक आपके क्या होंगे? टोटल जो 9 अंक के जो पर्सन है वो कैसे आएंगे? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ठीक ठीक है। और इनको लगभग करने के लिए यहाँ पर टाइम बता रहे भाई 15 मिनट में इनको है जो करना होता है। अब वो आप पर डिपेंड होता है कि आप कितना टाइम इसको देते हो। दूसरा आता है रिक्त स्थान, फिल इन द बैंक्स वाले जो क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन की बात करूँ टोटल जो क्वेश्चन है वो 10 आएंगे और एक क्वेश्चन आधा मार्क्स करेगा। तो आपके टोटल अंक कितने हो गए? 5 हो गए और 15 मिनट का वही टाइम इसका रहने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूँ अति लघुरात्मक क्वेश्चन। अगर अति लघुरात्मक है जिनका 2 से 3 लाइन के अंदर आपको जवाब देना होता है, जैसे कोई डेफिनेशन वगैरह, कोई इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म वगैरह, वो ज्यादातर इसके अंदर पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 10 है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 10 क्वेश्चन है तो 10 नंबर के होंगे और टाइम लगभग इसको 25 मिनट का आपको समय होता है करने के लिए। एक आता है लघुरात्मक। लघुरात्मक आपको 6-7 लाइन के अंदर इस प्रकार से करना होता है। 10 क्वेश्चन आने वाले, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहेगा और 15 इसके अंदर क्या आएंगे? टोटल 15 अंक के आएंगे। ठीक है, और टाइम आपका 60 मिनट रहने वाला है। मैं वही बात करूँ आपके दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 इस पर स्टार बन रखा है, इसका मतलब 3 या तो से 1-2 कम हो सकता है या 1-2 ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और 3 क्वेश्चन एक जो प्रश्न है वो 3 अंक होगा और टोटल आपके कितने अंक हो जाएंगे? 9 अंक हो जाएंगे। इसको 40 मिनट का आपको जो समय दिया जाएगा। जो निबंधात्मक जो क्वेश्चन है, जो बड़े वाले जो क्वेश्चन है पैराग्राफ के अंदर जिनका आंसर देना होता है, 2 क्वेश्चन आएंगे। एक आपका 4 अंक का होगा और टोटल अंक हो गए आपके 8 और टाइमिंग इसका दोनों का 40-40 मिनट रहता है। तो 195 मिनट या 3.25 घंटा जो आपको इसका टाइमिंग दिया जाता है। क्लियर है चीज? आगे मैं बात करूँ, टोटल अंक आपको 56 पता चल गया और टोटल आपके क्वेश्चन है वो आएंगे 53। तो ध्यान रखना बोर्ड के अंदर टोटल क्वेश्चन तो कितने आएंगे? 53 आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? तो 56 मार्क्स के आएंगे। आपको टाइमिंग कितना दिया जाएगा? तो टाइम दिया जाएगा आपको 3.15 घंटे, यानी 3.25 घंटे का आपको क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा। क्लियर? चलो आगे चल सकते हैं। ये आपके टॉपिक वाइज दे रखा है कि कौन से क्वेश्चन से कितने अंक के जो क्वेश्चन आने की संभावना है।
तो जैसे अपना पहला चैप्टर चलता है मृदा खनिज चट्टान और उनका अपक्षय। क्या मृदा खनिज चट्टान और उनका अपक्षय वाला जो पोर्शन है इससे 4 अंक के एजुकेशन आने की संभावना रहती है। मृदा जीवांश पदार्थ है, मृदा सूक्ष्म जीव है, इससे भी कितने अंक की 4 अंक की आता है। इसके अलावा बात करूँ तो मृदा कोलेट्स वाला चैप्टर है, इसके भी 4 अंक का है जो क्वेश्चन आते हैं। वही मैं बात करूँ आपका आयन विनिमय आयन एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है उससे 3 अंक की क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा सोइल रिएक्शन मृदा अभिक्रिया जो है इससे 4 अंक की। इसके अलावा मैं बात करूँ अम्लीय लवणीय एवं प्रभावित मृदाएं, लवण एवं अम्ल एवं लवण प्रभावित मृदाएं, जो एसिटिक एंड जो मैं बात करूँ सेलाइन होती है आपकी, जो एल्काइन जो सोइल होती है वो वाला पोर्शन है 6 अंक का यहाँ से आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। पांचवा में आवश्यक पोषक तत्व इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 अंक के यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। निम्न उर्वरकों को मृदा में अभिक्रिया फसलों पर जो प्रभाव पड़ता है उसको पढ़ना है, ये भी आपके 6 अंक का रहने वाला है। इसके अलावा बात करूँ कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण, ये आपके 5 अंक का है, ठीक है। जैव रसायन वाला जो चैप्टर है ये आपके कितना 3 अंक का है। जैविक कार्बनिक जैविक या कार्बनिक खाद्य एवं जैव उर्वरक है, ये आपके कितना अंक है 6 अंक का है। और इसके अलावा अपने एक चैप्टर आता है डेयरी साइंस, कौन सा डेयरी साइंस, इंपोर्टेंट चैप्टर डेयरी साइंस, और ये 5 अंक का, कितना 5 अंक टोटल आपके 56 अंक हो गए, कितने हो गए 56, क्लियर है। आगे चर्चा करते हैं। ये आपकी इंडेक्स, आपके इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो बहुविकलात्मक जो क्वेश्चन है उनकी संख्या दे रही कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आने के या कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो वैसे आपको ये इंडेक्स अच्छे से दिख रही होंगी, मैं थोड़ा मोबाइल के अंदर देख आप लोगों को बता देता हूँ। बहुविकलात्मक जो क्वेश्चन है वो लगभग आप देख रहे होंगे कि हर चैप्टर से जो आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके जैसे रिक्त स्थान वाला है, तो रिक्त स्थान वाला आपके एक तो पहला चैप्टर उससे आने की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा आपका मृदा जीवांश पदार्थ से इससे रिक्त स्थान वाला आ सकता है, मृदा कोलेट्स इससे आ सकता है, ठीक है, मृदा अभिक्रिया से आ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपके ये जो चैप्टर कृषि रसायन वाला इससे भी आ सकता है, जैव रसायन से भी आ सकता है। इसके अलावा आपका दोनों से आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो जैविक कार्बनिक एवं जैव उर्वरक वाला इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यही है आपके, ठीक है, इन क्वेश्चन है चैप्टर, इनसे ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके अलावा मैं बात करूँ अति लघुरात्मक जो है, अति लघुरात्मक है वो आपसे एक तो पहला चैप्टर है। इसके अलावा मैं बात करूँ अति लघुरात्मक ये रहा एक, तो एक ही अति लघुरात्मक, इधर तो पूरा ये इंडेक्स खाली है, इधर भी खाली है। और यहाँ से एक आपका आयन विनिमय वाला है और मृदा अभिक्रिया वाला है, और एक आपका कृषि या पर्यावरण प्रदूषण वाला हो गया, और एक आपका जैविक एवं कार्बनिक खाद्य वाला ये वाला हो गया, ठीक है। ये कि आपके ये विभिन्न उर्वरकों को मृदा में जो अभिक्रिया और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये से आन सकता है, ठीक है। लघुरात्मक की बात करूँ तो लघुरात्मक आपके एक तो किस आएगा, ये रहा आपके डेयरी साइंस इससे आ सकता है। इसके अलावा लघुरात्मक क्वेश्चन पहला है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इसके अलावा 7वां चैप्टर या 8वां चैप्टर और 9वें चैप्टर से आने की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा लघुरात्मक कहाँ से आ सकता है, इधर पूरा लघुरात्मक खाली है, एक ही कौन सा चैप्टर है 5वां चैप्टर मृदा अभिक्रिया, ये आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके निम्नात्मक जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरात्मक, ये पूरा इधर पोर्शन खाली है, और इधर तो मैंने बता ही दिया। चलो अगला आता है आपका बहुविकलात्मक, बहुविकलात्मक है जो पहले और 5 और 6 इन 2 चैप्टर से आ सकता है, और ये आपका डेयरी साइंस, सॉरी डेयरी साइंस से नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका वापस हम बात करते रहे निबंधात्मक, ये रहा इधर, ये पूरी इंडेक्स खाली है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इधर कहाँ पर निबंधात्मक, इधर भी क्या पूरी खाली है, एक ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी एक तो आपका कौन सा चैप्टर जैविक एवं कार्बनिक एवं जैव उर्वरक वाला वहां से आ सकता है, और एक आपके जो दुग्ध रसायन है यह आ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी हुई पूरी सारणी हुई है।
क्लियर। यहाँ पर बता रखा है कि भाई कोष्टक से बाहर की संख्या अंकों की तथा अंदर है जो प्रश्नों की संख्या है। तो जो कोष्टक के बाहर लिखे, जैसे यहाँ पर 4 और 1 लिख रखा है, तो ये जो यहाँ पर वापस देखो कोष्टक से जो बाहर संख्या वो अंकों की, यानी एक अंक का है जो 4 अंक का एक क्वेश्चन आने की संभावना है। क्लियर। अब बात करें विस्तृत जो सिलेबस है कि अपने कौन कौन से टॉपिक रहने वाले, किस प्रकार उनको है जो पढ़ेंगे हम, पूरा उसका डिटेल्स है वो हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है। प्रश्न पत्र वगैरह बारे में बता दी मैंने, पूर्णांक 14 17 क्लियर है। पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर था मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। किस मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, आपके जो मृदा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। खनिज क्या होता है, कितने खनिजों के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आता है चट्टानों का अपक्षय कि किस प्रकार चट्टानें टूटती है और चट्टानों के टूटने के बाद मृदा का निर्माण होता है, क्या वो रिएक्शन होती है, वो सारी हम जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर बता रहेगा कि परिभाषा देखेंगे, मृदा के कार्य देखेंगे, मृदा की क्या क्या विशेषताएं वो इसमें देखेंगे। इसके अलावा मृदा का अध्ययन, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा पादप वृद्धि का एक माध्यम या मृदा अवयव है, पृष्ठ मृदा और अपमृदा क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले। मृदा परिस्थिति का सॉइल प्रोफाइल क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। पृथ्वी चट्टान एवं खनिजों के प्रकार, जो चट्टानें कौन कौन सी होती है और खनिजों के प्रकार कौन कौन से उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यहाँ पर लिख रखा वेदरिंग ऑफ रॉक्स, किस प्रकार चट्टानें टूटती हैं वो देखेंगे। और मृदा निर्माण और इसको प्रभावित करने वाले कारक, सोइल फॉर्मेशन एंड फैक्टर इफेक्टिंग, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोइल को है जो इफेक्ट करते हैं। क्लियर। तो ये अपना पहला चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये मेन पॉइंट है जिसके अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको जो क्लास लूंगा उस टाइम बता दूंगा। इसके अलावा बात करते हैं मृदा जीवाश्म पदार्थ। इस चैप्टर का नाम ह्यूस वगैरह है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मृदा जीवाश्म पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा उसका क्या सोर्स है, उसका क्या कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें विच्छेदन डिकम्पोजिशन क्या होता है और डिफरेंट जो आपके फैक्टर इफेक्टिंग है किसके डिकम्पोजिशन के वो देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कार्बन चक्र क्या होता है, ह्यूम्स क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ह्यूम्स क्या होता है। ठीक है, ह्यूम्स के क्या गुण है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, संगठन है इसका क्या कंपोजिशन होता है ह्यूम्स का। और इसके अलावा मैं बात करूँ आपके जीवाश्म पदार्थ का मृदा गुणों पर एवं उर्वरता पर प्रभाव पड़ने वाला, अर्थात तो आपके सूक्ष्म जीव या जो मृदा जीवाश्म पदार्थ है उसका मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इसके अंदर देखने वाले। इसके अलावा आपका जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है उसके बारे में देखेंगे और महत्व है, और नाइट्रोजन चक्र, मृदा सूक्ष्म जीव, सहजीवी और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण उसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार है जो फसलें सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और कौन कौन सी फसलें वगैरह जो असहजीवी नाइट्रोजन है जो स्थिरीकरण करती है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है। सिम्बोटिक एंड यहाँ पर बता रखा नॉन सिम्बोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसके बारे में यहाँ पर देखने वाला। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर अपना यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट होता है। तीसरा छोटा सा चैप्टर आता है अपना मृदा कोलाइड, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, मृदा कोलाइड छोटा सा चैप्टर है। क्या है तो मृदा कोलाइड्स क्या होता है, सोइल कोलाइड्स जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मृदा कोलाइड्स क्या होते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे गुण कि इसके कौन कौन से गुण है, इसके कौन कौन से मृदा कोलाइड्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या महत्व है, और मृदा में पाए जाने वाले प्रमुख मृतिका खनिज, पाए जाने वाले प्रमुख मृतिका खनिज और मृदा में कले का क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कले इन सोइल, अर्थात जो अपने कले होती है उसका मृदा के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका आयन विनिमय, आयन एक्सचेंज है। सबसे पहले देखेंगे आयन विनिमय क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके कौन कौन से प्रकार है वो देखेंगे। धनायन विनिमय क्रिया क्या होती है। ठीक है। विनिमय आयनों का प्रकार, धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है वो देखेंगे। परिभाषा क्या होती है इसकी, इसको कौन कौन से कारक है वो इसको प्रभावित करते हैं। धनायन विनिमय पौधों का पोषण, धनायन विनिमय क्षमता है वो किस प्रकार पौधों का पोषण करती है। मृदा का प्रतिष्ठिता और बेस संतृप्ति, मृदा का प्रतिष्ठिता और बेस संतृप्ति आयन विनिमय का महत्व है। तो ये चैप्टर है जो यहाँ पर देखने वाले हैं। आयन एक्सचेंज, डेफिनेशन, टाइप्स,
इसके अलावा मैं बात करूँ आपको जो कैटाइन एक्सचेंज है उसके बारे में देखेंगे। काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेबल कैटाइंस है उसके बारे में देखेंगे। कैटाइंस एक्सचेंज कैपेबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, फैक्ट्री फेटिंग कौन कौन से कारक है वो है। इसके अलावा कैटाइन एक्सचेंज एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स परसेंटेज क्या होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रेसन ऑफ सॉइल और इंपॉर्टेंस ऑफ आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, इसके अलावा होता है सॉइल रिएक्शन। सॉइल रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉइल रिएक्शन। छोटे क्वेश्चन बनने की अक्सर यहाँ से संभावना रहती है। देखिए सबसे पहला आता सॉइल पीएच। पीएच क्या है वो देखेंगे। पीएच स्केल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके बारे में देखेंगे। मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन क्या होता है, मेजर चेंज ऑफ सॉइल पीएच के जो मृदा होती है उसके अंदर मुख्य परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, वो देखेंगे। मृदा में पीएच का महत्व है। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका, मैं बात करूँ आपका उबे प्रतिरोधक। उबे प्रतिरोधक जिसको हम बफर वेलियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बफर वेलियन बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से गुण है, चैरेटिसिटीज ऑफ बफर, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन इसके कौन कौन से गुण है वो यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा बफरिंग ऑफ सॉइल, बफरिंग ऑफ सॉइल मृदा में उबे प्रतिरोधन का जो गुण है वो देखेंगे। उबे प्रतिरोधन की क्षमता में बफरिंग कैपेसिटी एंड इंपॉर्टेंस एंड सॉइल बफरिंग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला आता है अम्ल एवं लवण प्रभावित मृदाएं। कौन सी, अम्ल एवं लवण प्रभावित मृदाएं। आगे देखो अम्लीय मृदा क्या होती है, एसिड एंड स्लेट इफेक्टेड जो सोइल है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अम्लीय मृदाएं क्या होती है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे मृदा अम्लता के प्रकार, वो देखेंगे। अम्लीय मृदा बनने के कारण, कि अम्लीय मृदा कौन कौन से कारण है जिसके कारण अम्लीय मृदा है जो बनती है। अम्लीय मृदा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। इसका हम किस प्रकार अम्लीय मृदा को किस प्रकार सुधारा जा सकता है वो यहाँ पर देखने वाले। इसी प्रकार आती है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा क्या बनती है, इसकी क्या परिभाषा है, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार इसको है जो नियंत्रण किया जा सकता है, वो सारी यहाँ पर देखने वाले हैं। सातवां जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सातवां टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले पढ़ रखा है। पहले कब पढ़ा, तो आपके 11th क्लास के अंदर चैप्टर था एग्रीकल्चर के अंदर, तीसरा चैप्टर जिसका क्या नाम था, आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल न्यूट्रिएंट। क्या नाम था, एसेंशियल न्यूट्रिएंट करके एक चैप्टर था। सेम वही चैप्टर वापस यहाँ पर क्या हुआ, कॉपी हुआ है। क्या, पौधों के लिए तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, अनिवार्यता की कसौटी क्या, आपके क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट्स, ये देखेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन देखने वाले। अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्ध प्राप्य रूप क्या है वो देखेंगे। पोषक तत्व के प्रमुख कार्य के, जो भी पोषक तत्व उसके क्या क्या कार्य और उसकी कमी क्या है, कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते वो देखेंगे। पोषक तत्व द्वारा अधिग्रहण की कार्यविधि, पौधों किस प्रकार उनको ग्रहण करता है वो देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एवेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर जो प्रभाव पड़ता है उसको यहाँ पर देखेंगे। रिएक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन सॉइल एंड इफेक्ट ऑन क्रॉप्स। क्लियर है, सबसे पहले देखेंगे क्या डेफिनेशन, क्या वर्गीकरण किया। इसके अलावा यूरिया क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, अमोनियम सल्फेट डाई कैल्शियम अमोनियम फोस्फेट जिसको डीएपी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास, और मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव क्या है, उर्वरकों अधिक उपयोग से मृदा पड़ने वाला प्रभाव। बिल्कुल इजी चैप्टर, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं, आराम से इसको कर लेंगे। क्लियर है, अगला आता है कृषि रसायन, इंपॉर्टेंट चैप्टर कृषि रसायन। कृषि रसायन की मैं बात करूं आपके एग्रो केमिकल्स, या मैं बात करूं आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन एवं कृषि रसायन, एग्रो केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन करके चैप्टर है। सबसे पहले देखें भाई कृषि रसायन होते क्या प्रकार है, महत्व क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव क्या पड़ते हैं, नियंत्रण के उपाय किस प्रकार करते हैं, कृषि रसायनों को नियंत्रित या प्रयोग करने का पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक है, मृदा जल वायु पर प्रभाव और उसका नियंत्रण, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अगला आता है जैव रसायन। जैव रसायन जिसको हम बोलते हैं बायो केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायो रसायन। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, प्रोटीन है, एंजाइम है, न्यूक्लिक अम्ल है, लिपिड है, विटामिन है, इसकी सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। ठीक है,
इसके अलावा इनकी परिभाषा देखेंगे। जो अपने 5 टॉपिक है, पहला आपका कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा आपका जो आपका प्रोटीन है, एंजाइम है, न्यूक्लिक अम्ल है, लिपिड है और विटामिन है। ये 6 टॉपिक है, ठीक। इनकी परिभाषा, इनका महत्व, इनका वर्गीकरण, उपलब्धता के मुख्य स्रोत ये देखेंगे। इसके अलावा आपने जो परिरक्षक पदार्थ होते हैं, प्रिजर्वेशन के अंदर जो काम आते हैं, उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। परिरक्षक क्या होता है, उसकी क्या प्रकार, उपयोग, विशेषताएं, ठीक है। खाद्य रंग किस प्रकार दिए जाते हैं, फूड कलर वगैरह, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। परिभाषा, प्रकार, विशेषता और स्वास्थ्य पर उनका किस प्रकार है जो प्रभाव पड़ता है, वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, जैविक खाद क्या होती है और जैव उर्वरक क्या है। बहुत ईजी चैप्टर, ज्यादा इसमें लोड लेने वाली बात है नहीं। वर्गीकरण है जैविक खादों का, मृदा में महत्व है, प्रभाव है, भौतिक रसायन, जैविक गुणों पर प्रभाव। जैविक खाद्य क्या होती है, जैविक खाद्य आप सारे जानते हो, ठीक है। गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद है, केचुआ खाद सारी जानते हो। इनको किस प्रकार बनाए जाते हैं, कौन कौन सी बीज है, सारी इसके अंदर देखने वाले हैं। जैव उर्वरक क्या होता है, कौन से जैव उर्वरक। बायो जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। लाभ, प्रयोग, सावधान, हरी खाद देने की विधि कौन सी, हरी खाद में फसल आवश्यक गुण, खलियां, सारी इसके अंदर देखने वाले। क्लियर है। अगला मैं बात करूँ चैप्टर के डेयरी साइंस। डेयरी साइंस अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले देखेंगे दूध क्या होता है, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, पोषक मान क्या होता है, संगठन क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और दूध के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। परिभाषा प्रकार हमने देख लिया। स्वच्छ दूध उत्पादन एवं दूध संसाधन, दूध की गुणवत्ता किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। अम्लता, अपेक्षित घनत्व, वसा परीक्षण, कृत्रिम दूध क्या होता है, अब मिश्रण क्या होता है, खीस क्या होता है, खीस सारे हम जानते हैं, है ना। पशु ब्याने के बाद में जो निकलता है ना पीले रंग का हल्का लेट्रिक्स या द्रव जो निकलता है, उसको किसके नाम से जानते हैं, किस के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, खीस क्यों पिलाना चाहिए बछड़ों को, उसका क्या इंपोर्टेंस वो देखेंगे। इसके अलावा जो क्रीम वगैरह क्या है, क्रीम निकालने कौन कौन सी विधि है, मक्खन है, घी है, दही, छोलना, घी, पनीर कैसे बनाते हैं, सारी विधियां देखेंगे। और इम्पोर्टेंट भी है, इस बार पूछा था आपको, आपके घी बनाने की विधि पूछी थी सुपरवाइजर में, तो मक्खन से घी किस प्रकार बनाया जाता है ये भी पूछा था। और एक क्वेश्चन ये भी था कि दूध है, दूध से हम मक्खन बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है, ये भी सुपरवाइजर 2026 की क्वेश्चन है। और जो मक्खन है, मक्खन से घी किस प्रकार बनाता है, वो भी सुपरवाइजर 2026 का क्वेश्चन है। दूध, इसमें स्टेटमेंट दे रखे थे आपके, जैसे दूध वाला, तो सबसे पहले दूध को जो गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में दूध को लगभग 21 डिग्री टेम्परेचर ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद में इसमें जो जीवाणु वगैरह वो मिलाते हैं, उसके बाद में इसको 21 डिग्री टेम्परेचर पर 8 से 10 घंटे के लिए रखा जाता है। उसके बाद में थोड़े स्कंदिक रूप में जो जम जाता है, जो बाद में मक्खन के रूप में तैयार हो जाता है। तो ये उसकी पूरी प्रोसेस थी, ठीक है। इसे इसके स्टेटमेंट देखे रहे थे, जैसे पहले दूध को गर्म किया जाता है, बाद में जैसे 80 डिग्री पर गर्म किया जाता है, ठीक है, दूध का निर्जमीकरण किया जाता है, उसके बाद में दूध को 21 डिग्री टेम्परेचर ठंडा किया जाता है, उसके बाद में दूध को 8 से सॉरी इसमें जीवाणु वगैरह मिलाए जाते हैं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन था, जैसे इसको जो 21 घंटे के लिए 21 डिग्री टेम्परेचर 8 से 10 घंटे के लिए रखा जाता है, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट दे रखे थे, उनको मिलाना था, जैसे सबसे पहले पहला आएगा, उसके बाद में तीसरा, दूसरा, चौथा, ऐसा करके मिलाना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, और भी हो सके आपके, हालांकि इतने जो कठिन सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हालांकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन हर बार यहाँ से आने की जो पॉसिबिलिटी रहती है। क्लियर। दूधशाला में बर्तनों की सफाई किस प्रकार करें, यंत्रों की सफाई किस प्रकार करें, निर्वजीकरण क्या है, सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले। क्लियर है। अब विशेष क्या रहने वाला आप लोगों के लिए, वो थोड़ी बात कर लेते हैं। विशेष की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है भाई, आपके जो 12th वाले हैं, 12th वाले विद्यार्थियों के लिए हम एग्रीकल्चर की, बायोलॉजी की, और जो आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है और एग्रीकल्चर बायोलॉजी, इसकी है जो आपकी बात करो थ्योरी क्लास है, आपको है जो डेली के डेली डेली है, वो कहाँ पर मिलेगी, सरोकार के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। सरोकार का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको जो देखने को मिलने वाला है। क्लियर है। अब इन क्लासों में क्या खास रहेगा, इस क्लासों में हम मेन चीज है,
हालांकि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, आपके अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के चलने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन थोड़ी चीज़ें हम है जो आपके आगे भविष्य में किस प्रकार काम आएगी उन चीज़ों को जो देखते हुए चलेंगे। जैसे जैसे कोई भी एग्जाम है, जैसे मैंने बात करूँ आपके डेयरी साइंस है, कौन सा डेयरी साइंस है, जो डेयरी साइंस है, डेयरी साइंस पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने के बाद आप लोगों को ये भी बताएंगे कि यहाँ से किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड एग्जाम से इस प्रकार यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई भी इंटर्स एग्जाम है, इंटर्स एग्जाम है, उसमें किस प्रकार है जो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? इंटरेंस एग्जाम जैसे जेट वगैरह हो गए तो उसके भी हम साथ में साथ प्रयास करेंगे, और ये आपको बीच बीच में बता देंगे भाई ये क्वेश्चन है, ये फलाने साल है या फलाने टाइम फलाने फलाने एग्जाम के अंदर आया था, डबल में कौन कौन सी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे बताएंगे। नाबार्ड एफ के अंदर वहाँ से यहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, सुपरविजन कौन सा है, जेट में कौन सा है, सीयूटी वगैरह में कौन से, वो भी हम जो साथ का आपको है जो लेकर चलने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपको यूट्यूब वगैरह पर ऐसी बहुत सारी है जो क्लासें वगैरह मिल जाएगी, जो आपको हालांकि हमसे अच्छा पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ है वो आपको कहीं पर है जो नहीं मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, और आज से आपके जो तीनों सब्जेक्ट की हमेशा है जो आपको रेगुलर है जो क्लास है जो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ में, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना कि अब सोयल का कौन सा वाला पोर्शन स्टार्ट करें, या कौन सा चैप्टर जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, जिसको आपको लगता है कि ये स्टार्ट है जो करना चाहिए, तो वहीं से हम जो शुरुआत करेंगे। मिलते हैं कल, धन्यवाद।